Hello students, today we'll start our next chapter, chapter number 9, that is measures of central tendency, arithmetic mean. Okay. Now what is a central tendency? ठीक है, central tendency क्या होता है? Central tendency is a representative value of the whole series. ठीक है, जो सीरीज हमें गिवन होती है और you can say the set of data. ठीक है, we are given with a set of data. सो उस पूरे कंप्लीट सेट ऑफ डेटा में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हम निकाल लेते हैं या फिर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमें दी जाती है. ओके, दैट इज नोन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी. वो वैल्यू जो पूरी सीरीज को या पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करेगी. दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ आउट द कंक्लूजन, वी कैन ड्रॉ आउट द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू. उस पूरी सीरीज को स्टडी नहीं करके या पूरी सीरीज या पूरे सेट ऑफ डेटा को कंक्लूड ना करके हम उस एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर बेस्ड पूरा पॉलिसीज और यू कैन से इंफॉर्मेशन ड्रॉ आउट कर लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं, रिजल्ट ड्रॉ आउट कर लेते हैं और यू कैन से इन्फेरेंसेस. ओके, इन्फेरेंसेस बेसिकली रिजल्ट ही होते हैं. ठीक है, सो वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो पूरी सेट ऑफ डेटा या पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. और यू कैन से दैट समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल वैल्यू. Now, in central tendency, we are using the first measure. Okay, we are calculating the measures of central tendency. Central tendency क्या है? वो representative value है. उस representative value को हम divide करते हैं. मतलब वो बहुत सारी values हो सकती है. representative values बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी तरह की हो सकती हैं जो एक पूरे set of data को represent करती होंगी. तो first जो value हम लेके चल रहे हैं that is arithmetic mean. Arithmetic mean is the measure of central tendency. उस representative value को calculate करने का एक method है. Okay, arithmetic mean. Clear? Now what arithmetic mean is? Actually it is the average. Okay, so arithmetic mean is जो सेट ऑफ डेटा हमारे पास है, ठीक है, जो सीरीज हमारे पास है उस सीरीज या उस सेट ऑफ डेटा का एवरेज होता है अरिथमेटिक मीन. ओके, सो इट इज द एवरेज वैल्यू एंड बेसिकली इट इज assumed that this value lies either in the center or near about the central value of the series. ये सेंटर या फिर सेंट्रल वैल्यू के आसपास लोकेट की जाती है या फिर लाई करती है. ठीक है, बेसिकली इट इज द एवरेज ऑफ द डेटा, सेट ऑफ डेटा और द सीरीज या सेट ऑफ डेटा का जो एवरेज होता है उसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं. हाउ डू वी कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन? कई बार डिफाइन करते वक्त स्टेटमेंट में हम इन चीज़ों को भी यूज करते हैं. अरिथमेटिक मीन इज द सेंट्रल वैल्यू और द एवरेज डेटा विच इज कैलकुलेटेड और विच इज फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग द सम टोटल of the data, dividing the sum total of the data by its number of units. ठीक है, जो डेटा है, जो सेट ऑफ डेटा है उसका जो समेशन हम कर लेते हैं टोटल. ओके, डेटा जो गिवन है सीरीज में, ठीक है, उन सभी वैल्यूज का टोटल करके नंबर ऑफ आइटम्स से या नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा. ओके, समटाइम्स इट इज ऑल्सो डिफाइंड लाइक दिस कि एवरेज इज कैलकुलेटेड और फाउंड आउट, और एवरेज इज द amount or the sum which is calculated or found out by dividing the sum total of the values by its number of items. जब values का total उसके number of items से number of values से divide, number total number से divide कर दिया जाता है तो जो हमारे पास value आएगी, जो representative value हमारे पास आएगी उस representative value को हम average कहेंगे. Okay, so that is the basically the average of the set of data, or you can say that is arithmetic mean. Okay. Now we have various methods to calculate the arithmetic mean, which are as follows. So we are calculating the methods of calculating arithmetic mean or finding the arithmetic mean. ठीक है, basically arithmetic mean is represented or denoted by x bar. Okay, x bar से हम mean को arithmetic mean को represent करेंगे and it is calculated as. So first method हम ले रहे हैं that is the direct method. First method to calculate the arithmetic mean is the direct method. Direct method, according to direct method, the arithmetic mean or x bar is calculated as the sum total of the values divided by the number of units. Okay, so that is summation x
एक्स मीन्स एक्स रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल की वैल्यूज को। एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज हमें सीरीज में, हम सीरीज पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स ऑफ सीरीज आर देयर, individual series and frequency distribution series are also there. Okay, so different types of different kinds of series are there. So उनमें क्या होता है, हमें x जो वैल्यू है, सॉरी वेरिएबल है, वेरिएबल को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने डिनोट कर दिया है वेरिएबल की जगह x, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं। तो x की या वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज हमें गिवन होगी सीरीज में। क्लियर, डिफरेंट वैल्यूज गिवन होगी x की या वेरिएबल की, उन सभी वैल्यूज का टोटल, दैट मीन्स समेशन x। समेशन x मीन्स the sum total of all the values of variable x। वेरिएबल x है, उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनका हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, so that is represented by summation x and this is it is divided by the number of units n। Okay, so when summation x is divided by number of units n, so we will be able to find or get the value as an average value। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक एवरेज वैल्यू होगा या फिर उसको हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे। ओके, so the direct method says this. Now we have different types or different types of series. Okay, so individual series, in individual series we are given with only the variable, the values of the variable, they are not clubbed or they are not combined or they are not you can say merged up with their corresponding frequencies। grouped नहीं हुई है वो अपनी corresponding frequency given ही नहीं होती है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ वेरिएबल की इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन होती हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं होती है। ओके, in frequency distribution series, in continuous and discrete series we are given with the frequency of the corresponding variable। ठीक है, वेरिएबल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनके साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन विद द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल लाइक दिस, x is the variable and f is the frequency 2 1। ओके, सपोज दीज आर द मार्क्स, वेरिएबल जो है वो मार्क्स है जिनको हम x से डिनोट कर रहे हैं। दीज आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय सम स्टूडेंट्स। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स हैं क्लास के जिन्होंने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, नॉट एक्चुअली 4 स्टूडेंट, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ से पता करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इतने मार्क्स स्कोर किए। ओके, अब कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स है, कितने स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है, ये हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करके, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू इन अ सीरीज रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू है 2 और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 1। दैट मीन्स जो 2 मार्क्स हैं वो एक बच्चे ने स्कोर किए, एक बच्चे के 2 मार्क्स हैं, आउट ऑफ 10 रहा होगा या जितना भी रहा होगा। 5 मार्क्स हैं वो 3 बच्चों ने स्कोर किए, 8 मार्क्स आर स्कोर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करके पता कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर हम करें तो कितना आता है 7 स्टूडेंट्स। तो दीज आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 7 स्टूडेंट्स एज फॉलोज। 2 नंबर 1 बच्चे के आए हैं, 5 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, 8 नंबर 2 बच्चों के हैं, 10 मार्क्स आर स्कोर्ड बाय 1 स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में हम जो मीन निकालेंगे, x बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इस ओरिजिनल फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू सिंगल नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, दे आर ग्रुप्ड विद देयर फ्रीक्वेंसी। बिकॉज ये 8 जो है एक बार नहीं आया है, 2 बच्चों ने 8 मार्क्स स्कोर किए हैं तो 8 रिपीट हुआ है, इसके भी 8 हैं और दूसरे वाले बच्चे के भी 8 हैं। ठीक है, सो 8 द वैल्यू 8 इज रिपीटिंग इटसेल्फ इन द सीरीज। ठीक है, तो जो वैल्यू 8 है वो अपने आप को रिपीट कर रही है सीरीज में। क्लियर, तो मैं इसको 8 एंड अगेन 8 लिख सकता हूँ सीरीज में, अगर इसको इंडिविजुअल में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि 8 कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 बच्चों की इस क्लास में 8 नंबर आए हैं, तो इस क्लास में 8 जो है मार्क्स जो है या वैल्यू जो है, वैल्यू जो 8 है वो 2 बार रिपीट हुई है। ठीक है, इस बच्चे के भी 8 नंबर आए हैं और दूसरे वाले के भी 8 आए, तो इस क्लास में जो मार्क्स 8 थे वो 2 बार रिपीट हुए, तो मैं इसको 8 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 5 मार्क्स जो है, दीज आर द वैल्यू 5 इज रिपीटेड और रिपीटिंग इटसेल्फ थ्राइस इन द क्लास और इन दिस सीरीज। 3 बच्चों के मार्क्स हैं, इसके भी और इसके भी, 3 बच्चों ने 5 मार्क्स स्कोर किए हैं, 5 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, तो 5 3 बार आया है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रही है वैल्यूज क्योंकि फ्रीक्वेंसी बता रही है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समेशन एक्स नहीं कर सकते क्योंकि 8 यहाँ पे हमने एक बार लिखा है, लेकिन एक्चुअल में 2 बच्चों के आए हैं, तो 8 कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, तो हम ऐड कैसे करेंगे,
हम ऐड करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे किसका, एक्स और एफ का, बिकॉज जो वैल्यू है वेरिएबल की वैल्यू दिस इज ग्रुप्ड विद देयर फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल की वैल्यू अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ ग्रुप हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे। 8 को 2 बार लिखेंगे तो 16 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 16 आएगा, 5 को 3 बार लिखें तो एडिशन या समेशन 15 आएगा, यहाँ पे 16, यहाँ पे 15, ठीक है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 15, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट निकालूंगा, ओके। तो एफ एक्स, ओके, क्योंकि एक्स इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है, दे आर ग्रुप्ड विद देयर फ्रीक्वेंसी, 5 3 बार आए हैं, ठीक है। तो उसको हम उस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो 2 इज 2 marks are scored by only one student, so f x will be 2 into 1, f है 1, x है 2, so f x means the multiplication of f and x, so product निकल गया f x का 2, next 5 into 3 15, 8 into 2 16 and 10, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ इंटू एक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को उनकी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल की वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी विल फाइंड द समेशन, अब टोटल फाइंड आउट करेंगे समेशन एफ एक्स, ओके। अब इन सभी वैल्यूज को हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास समेशन एफ एक्स आ जाएगा, या प्रोडक्ट का सम टोटल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स इज सम टोटल, या उनका समेशन किया गया है, ठीक है। So the total will be 43, summation fx आ गया 43। Now हम summation x की जगह क्या लिखेंगे, summation fx, क्योंकि x हमने टोटल इसलिए नहीं किया क्योंकि x की वैल्यूज इंडिविजुअल नहीं थी, दे आर ग्रुप, 5 3 बार आया, 8 2 बार आया, तो प्रोडक्ट निकाल के उनका टोटल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज अगर हमारे पास होगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये था इंडिविजुअल सीरीज के केस में, when the series are individual, जब x की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू इंडिविजुअली गिवन हो, फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन हो, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज को टोटल कर लेंगे, समेशन x एंड n से डिवाइड कर देंगे। n कैसे फाइंड आउट करेंगे, n इज द नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी, 1 2 3 4 इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स विल बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द एक्चुअल वैल्यूज 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी, बट जब हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है तो हम बार बार कह रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू इंडिविजुअल नहीं है, दिस इज इट इज ग्रुप्ड विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ये 8 2 बार आया है, 5 3 बार आया है, तो उस तरीके से काउंट करेंगे, 2 1 बार आया है तो 1, 5 3 बार आया है तो 5 को 3 बार काउंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स हमें कैसे पता चलेगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी से, तो हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर देंगे, समेशन है वो हमारा n हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स। हमने कहा ना फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ इन द सीरीज। सो नंबर किससे पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा, n की वैल्यू, ठीक है। तो समेशन एफ कितना हो गया, 7, ओके। तो 43 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, इन डिस्क्रीट सीरीज द वेरिएबल, सॉरी, mean, arithmetic mean or x bar, or the value of x bar will be calculated by using x bar is equals to summation fx, the product of f and x का टोटल करेंगे, summation fx divided by n क्या है, summation f, ठीक है। n is equal to summation f। in case of discrete and continuous series, जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी वहाँ पे जो n की वैल्यू है n will always be equal to summation f, ठीक है। n will be equal to summation f, n will be equal to summation f in case of discrete and continuous series, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, वेरिएबल की फ्रीक्वेंसीज गिवन है, उस केस में n की वैल्यू समेशन f के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम चाहे फॉर्मूले में समेशन f लिखें चाहे n लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स क्या है, समेशन एफ एक्स है 43 एंड समेशन एफ की वैल्यू है हमारे पास 7, ओके। तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, हमें वैल्यू पुट करते हैं 43, समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 43 एंड समेशन एफ से इसको डिवाइड करेंगे, समेशन एफ की वैल्यू है 7, ओके। सो दैट विल बी अराउंड 6.1, आगे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6.1 एंड 14, तो x बार इज इक्वल टू 6.14, ठीक है। x बार की वैल्यू हमारे पास आ गई 6.14, ओके। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में हमने x बार की वैल्यू कैलकुलेट की है 6.14। अब हम कहेंगे कि ये सेंट्रल वैल्यू है, लेकिन ये तो सीरीज में है ही नहीं, ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट जो x बार की वैल्यू है या जो मीन या एवरेज वैल्यू है दैट शुड लाई इन योर सीरीज और दैट कैन बी लोकेटेड इन योर सीरीज।
वो आपकी सीरीज में प्रेजेंट हो या सीरीज में लाई करती हो कहीं पे, ऐसा ज़रूर नहीं है। दैट मीन्स जो एक्स बार की वैल्यू आई है वो किसी सेंट्रल वैल्यू के आसपास होगी, उसमें लाई करे ज़रूरी नहीं। 6.14 हमारी सीरीज में कहीं नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी सेंट्रल वैल्यू के आसपास है, ठीक है, क्लियर, 5 और 8 के बीच में कहीं, ठीक है। तो सेंट्रल वैल्यू है कि दो ऊपर बच जाएंगे और दो नीचे, ठीक है, तो एक मिडल वैल्यू के आसपास है, ओके, क्लियर। तो ये हमारी सेंट्रल वैल्यू होगी, ओके। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज में मीन या अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट मेथड से, ओके। दिस इज द डायरेक्ट मेथड, हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और सीरीज आती है दैट इज द कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या कहती है, ओके, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें क्या गिवन होते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज गिवन होती हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन नहीं होती हैं, राइट। हमें पहले पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं कि देर आर डिफरेंट सीरीज, जिसमें से कॉन्टिन्यूअस सीरीज है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू, वेरिएबल की एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं गिवन होती हैं, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर गिवन इन अ रेंज, और यू कैन से रेंज ऑफ वैल्यूज आर गिवन फॉर द वेरिएबल। वेरिएबल जो x है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे यहाँ पे गिवन थी 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, कितने बच्चों ने स्कोर किए, तो 5, 8, 10, 2, 3, दीज आर द एब्सोल्यूट वैल्यूज, होल नंबर में वैल्यूज गिवन है। एक एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है कि 3 बच्चों के कितने आए हैं, 3 बच्चों के 5-5 मार्क्स हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि इसके भी 5 है, उसके भी 5 है, उसके भी 5 है, ठीक है। तो दीज आर द एब्सोल्यूट वैल्यूज असाइंड टू द आइटम्स, ठीक है, यूनिट्स, यू कैन से आइटम्स और यूनिट्स कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो उन यूनिट्स को असाइन की गई है एब्सोल्यूट वैल्यूज 5, ठीक है, मार्क्स 5 आर असाइन टू दिस, दिस एंड दिस, ठीक है, 3 को असाइन किया गया है, तो उनको हम एब्सोल्यूट वैल्यूज कहते हैं। जब एब्सोल्यूटली नहीं पता, 3 बच्चों के मार्क्स आए हैं 0 से 10 के बीच में, ठीक है, लेकिन कितने आए हैं ये नहीं पता। यहाँ पे पता था 5 नंबर आए, इसके भी 5, उसके भी 5 और उसके भी 5, ए के भी 5, बी के भी 5 और सी के भी 5, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं ए बी सी के 0 to 10, ठीक है, दे हैव स्कोर मार्क्स बिटवीन 0 to 10, लेकिन एग्जैक्टली एब्सोल्युटली हमें नहीं पता है कि कितने कितने स्कोर किए हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रेंज 0 to 10 के बीच में है, एब्सोल्युटली कितने हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है वो हमें नहीं गिवन है, ठीक है। सो व्हेन द वैल्यूज आर गिवन इन अ रेंज, तो हमें एक्स वेरिएबल जो है, वेरिएबल की वैल्यू रेंज में ना, सॉरी, एब्सोल्युटली ना देके एक रेंज में गिवन होती है, ठीक है। सो मार्क्स गिवन, मार्क्स आर गिवन 0 to 10, okay, 10 to 20, 20 to 30, and 30 to 40, okay. So this is the range, okay. Now assigning the frequency to these ranges, okay. 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, कितने बच्चों ने स्कोर किए, 3 students have scored the marks between 0 to 10, 2 students have scored between 10 to 20, again 3 students have scored between 20 to 30, and 1 student has scored between 30 to 40 marks, okay. एक बच्चे के 30 से 40 के बीच में मार्क्स आए, कितने आए हैं ये नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 3 बच्चों ने 20 से 30 के बीच में मार्क्स स्कोर किए, लेकिन कितने, 3 के कितने आए हैं नहीं पता हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। 3 बच्चों के कितने आए हैं हमें एब्सोल्युटली नहीं पता है, एग्जैक्टली नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे 20 to 30 का, ठीक है, उस एवरेज को असाइन करेंगे, ओके। तो पर्टिकुलर हर एक क्लास का एवरेज निकाला जाएगा, जिसे हम मिड वैल्यू कहते हैं, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है, मिड वैल्यू सीरीज में पढ़ा है। तो विल कैलकुलेट द मिड वैल्यू, ओके। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, हर एक क्लास की मिड वैल्यू निकलेगी, क्योंकि जब रेंज है, दो क्लास इंटरवल, सॉरी, दो क्लास लिमिट्स हैं, तो हर एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का कोई ना कोई मिड वैल्यू जरूर होगा। तो फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू निकालने के लिए हम उस मीन्स किसी भी क्लास की मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम उस क्लास की दोनों लिमिट्स का टोटल कर देंगे, एडिशन कर देंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों हर एक किसी भी क्लास की दोनों लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन करेंगे, समेशन करेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10, दोनों को ऐड करने पे कितना है 0 + 10, 10, डिवाइड कितने से करेंगे 2 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10 / 2 5, तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 5, फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू हो गई 5। इसी तरीके से सेकंड क्लास की मिड वैल्यू निकालेंगे, दोनों क्लासेस का सम टोटल, सॉरी लिमिट्स का, हर एक पर्टिकुलर क्लास की दोनों लिमिट्स का सम टोटल। तो फर्स्ट क्लास, सॉरी सेकंड क्लास की फर्स्ट लिमिट या लोअर लिमिट है 10 एंड अपर लिमिट है 20, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाल रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 30 / 2 इट विल बिकम 15,
इसी तरीके से थर्ड क्लास की 25 एंड फोर्थ क्लास की 35 मिड वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे 40 + 30, 70 डिवाइडेड बाई 2, 70 को 2 से 35 आ जाएगी मिड वैल्यू। ठीक है, इन मिड वैल्यूज को हम x मान लेंगे। ओके, सो मिड वैल्यू विल बी द वेरिएबल, अज्यूम्ड वेरिएबल। हमने वेरिएबल की वैल्यूज एवरेज मान ली। ठीक है, एवरेज वैल्यूज आर अज्यूम्ड। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें हमने एवरेज वैल्यूज? ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, क्लास लिमिट्स हैं, इनका एवरेज निकाला है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यूज आर अज्यूम्ड एज द वेरिएबल। एवरेज वैल्यूज को हमने वेरिएबल की फॉर्म में अज्यूम किया है, तो ये हमारा x हो गया। तो हमें क्या चाहिए था? x और f चाहिए था। x की वैल्यूज भी आ गई हैं और f की वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन थी। अब हमें इन क्लास इंटरवल्स का कुछ नहीं करना है मीन निकालने के लिए। ओके, फॉर्मूला सेम रहेगा डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। तो डिस्क्रीट में हमने क्या अप्लाई किया था? x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? समेशन एफ एक्स, दैट मीन्स एफ इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल। एफ और एक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ दी। तो हम एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे पहले, एफ एक्स। ठीक है, 3 × 5, 15, 30, 75 एंड 35। ठीक है, हमारे पास एफ एक्स आ गया। एफ एक्स है, लेकिन एफ एक्स का सम टोटल चाहिए, समेशन एफ एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे समेशन एफ एक्स। ठीक है, तो इन सब का हम टोटल कर लेंगे, हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है। हम टोटल करते हैं, दैट इज 155। समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 155। ठीक है, एक वैल्यू आ गई, हमें समेशन एफ चाहिए। तो एफ हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो इनका हम टोटल कर लेंगे। तो दैट इज 9। समेशन एफ इज इक्वल टू 9। ये समेशन एफ की वैल्यू भी आ गई है, समेशन एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें क्या करना है? एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स, दैट इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 155, तो समेशन एफ एक्स हमने पुट कर दिया है 155 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू है 9। तो डिवाइड करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स बार की। ठीक है, तो इट विल बी अराउंड 17.2। ओके, तो एक्स बार इज इक्वल टू 17.2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रेंज गिवन। ओके, तो 15 to 25, दो ही ऊपर बच जाएंगी वैल्यूज, दो ही नीचे। ठीक है, तो इस बीच में अगर इवन नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, यहाँ पे सॉरी ऑड नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ आइटम्स है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हालांकि ये इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, दे आर ग्रुप। अगर इंडिविजुअली ही लिखेंगे तो कहीं सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू के आसपास हमारी जो वैल्यू आई है एक्स बार की वैल्यू, वो लाए करती होगी। एग्जैक्टली सेंटर नहीं होगी, मे बी सेंट्रल वैल्यू के नियर अबाउट या अप्रॉक्स वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, कई बार हो भी सकती है और कई बार नहीं भी हो सकती है सीरीज के लिए। ठीक है, क्लियर? तो ये है हमारे डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन हम तीनों सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ओके, नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।